सो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक होगे, सेफ होगे और घर के अंदर होगे। आज अपन एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स का। ठीक है, इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक हमने हर एक्सरसाइज को हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत ही डिटेल में किया है। ठीक है ना, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में है और 2 वीडियो ही मुझे लगेगा इसको ख़त्म करने में। ठीक है, सो आज के सेशन में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज 1 है वो लगाएंगे। ठीक है, और जो परसों हमारी वीडियो आएगी है ना, एक दिन गैप करके 9th क्लास की रहती है, MWF में क्लास 9th की वीडियो हमारे चैनल पे आती है ना। तो परसों जो वीडियो होगी उस वीडियो में आपका इसका दूसरा एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। टोटल 5 चैप्टर हमारे ख़त्म हो जाएंगे, 10 चैप्टर और बचेंगे, 1-2 महीने की बात है, ख़त्म पूरा मैथ्स है ना। सो अपन लेट नहीं करते हैं, जल्दी से अपने चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो यार, अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 9th का मैथमेटिक्स का, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो यार देखो ये यूक्लिड ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे का लॉजिक, ये चैप्टर देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं है, लेकिन एक तरीके से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यार आगे के आने वाले जो चैप्टर्स है ना उसमें आप पढ़ोगे क्या कि थ्योरम्स पढ़ोगे, पोस्टुलेट्स पढ़ोगे। तो ये क्या होता है थ्योरम, पोस्टुलेट्स, एक्सियोम, ये सब क्या होता है ना। तो ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि ये एक्सियोम का मतलब क्या होता है, पोस्टुलेट जो आते हैं, थ्योरम जो होते हैं वो किस काम में आता है, उसका मतलब क्या होता है। ये चैप्टर बहुत कुछ आपको सिखाने वाला है बेसिक टर्म्स के बारे में मैथमेटिक्स के। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे यूक्लिडियन ज्योमेट्री से। ठीक है, तो क्या होता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री है ना। तो ड्यूरिंग यूक्लिड्स पीरियड, बहुत पहले की बात है। ठीक है, द नोटेशन ऑफ पॉइंट्स, लाइन, प्लेन और सरफेस एंड सो ऑन वेयर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट वाज सीन अराउंड देम। ठीक है, जो उनको जैसे पूछा जाता लाइन क्या होता है तो वो दिखा देते देखो ये लाइन है। ठीक है, सरफेस क्या है तो देखो ये सरफेस है। ठीक है, पॉइंट क्या है तो देखो ये, देखो वो पॉइंट की तरह दिख रहा है। तो चीज़ें जो दिखती थी ना उसी को डिफाइन कर दिया गया था इन सब चीज़ों से, बट लेटर क्या किया गया, इनको एक डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। लाइक पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट इज़ डैट विच हैज़ नो पार्ट, मतलब एक जो पॉइंट होता है ना ही उसकी लेंथ, विड्थ, रेडियस कुछ नहीं होता है, डैट इज़ अ नॉर्मल डॉट। ठीक है, लाइन क्या होता है, अ लाइन इज द ब्रेथ लेस देन लेंथ। जो लाइन होता है, देखो लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से, और लाइन की जो विड्थ होगी, लाइन की जो विड्थ होगी वो कम होती है एज कम्पेयर टू लेंथ। ठीक है, लाइन की लेंथ, तो लाइन की जो लेंथ होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन लाइन की विड्थ से। ठीक है, और जो लाइन होता है वो मिनिमम 2 पॉइंट से मिलकर बनता है, 2 पॉइंट को जोड़ोगे तभी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है। A straight line is one that lies evenly with the point on itself। और लिखा जाए इस तरीके से, जनरली 2 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइंट करते हो, लाइक पॉइंट 1, मिनिमम 2 पॉइंट को अगर आप ज्वाइंट करते हो तो आपको देखने को मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सरफेस क्या होता है, अ सरफेस इज डैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस क्या होता है, लाइक दिस है ना, लाइक दिस, इसके पास क्या है, ये लेंथ है और ये क्या है, ये विड्थ है। तो सरफेस हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस। एजेस यानी इसको एजेस बोलते हैं, दिस 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 दिस। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, एक लाइन के फॉर्म में है ना। नाउ अब देखो प्लेन सरफेस क्या होता है, अ प्लेन सरफेस इज वन डेट लाइज इवनली विथ ए स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। जैसे ये देखो अपन लेते इस तरीके से लिखते, एक्सिस बनाते हैं ना, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ये एक प्लेन बन गया, ये एक प्लेन हो गया ना, ये एक प्लेन है। इस प्लेन को क्या कहते हैं हम लोग, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, यही कहते हैं ना, लाइक दैट। ठीक है, तो आई होप ये छोटी मोटी जो टर्म्स हैं आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी अपन ने यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया ताकि प्रीवियस चीज़ें याद हो। तो ये देखो यूक्लिड 325 BC और से 265 BC के बीच में ये बेचारे जिंदा थे, इन्होंने ही इसका खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूक्लिड एक्सियोम्स, एक्सियोम्स क्या होते हैं, टोटल 7 एक्सियोम्स हैं, टोटल 7 एक्सियोम्स आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है,
वन बाई वन सारे एक्सियोम्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे यार ये चैप्टर आप कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे। पहले एक्सियोम क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। एक्सियोम आर द एजप्शन दैट आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ बट आर नॉट प्रूव्ड। दिस आर यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड आर नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू जियोमेट्री। जो एक्सियोम होता है ना उसको यूज इन मैथमेटिक्स, या फिर आप लिख सकते हो एक्सियोम्स आर एप्लीकेबल फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए एप्लीकेबल रहता है, और ये एक तरीके का एजप्शन है जिसका कोई भी प्रूव नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। ओके, जैसे यार 1 के बाद 2, तो ये एक एक्सियोम है, 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, A के बाद B आएगा, 1 + 1 2 होगा। ठीक है, ये एक एक्सियोम है जिसका कोई प्रूव नहीं है, नॉर्मल यूनिवर्स में जो चीज़ें अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही बोल दी हैं, दैट इज एक्सियोम। वही हम आगे पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे। तो पोस्टुलेट ऐसे एक्सप्लेनेशन होते हैं जिसका कुछ ना कुछ प्रूव होता है। ठीक है, तो याद रखना एक्सियोम ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनका कोई प्रूव नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ एजप्शन। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि हर जगह कितना भी आप झुठला लो वो झूठ नहीं हो सकता, वो सच है, एक बार बोल दिया गया है, कह दिया गया है तो हाँ वही तो वही होगा। ठीक है, लाइक दिस। पहला एक्सियोम को हम पढ़ते हैं, टोटल 7 एक्सियोम्स है। ठीक है, पहला है थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। इसका एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर A B के साथ इक्वल है और B C के साथ इक्वल है, इट मीन्स क्या, A जो होगा वो C के इक्वल होगा। यही हमारा पहला एक्सियोम है, एंड दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड दे हैव नो प्रूफ रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए अगला एक्सियोम हम डिस्कस करते हैं। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर ऑल्सो इक्वल। क्या मतलब हुआ यार इसका? देखो, इसको ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ मैं एक एग्जाम्पल, लाइक 2 इज इक्वल टू 2। अगर ये दोनों इक्वल आपस में इक्वल हैं तो इस दोनों में अगर कोई इक्वल वैल्यू को हम ऐड करें, लाइक इधर भी 1 ऐड कर दें, मैं अगले स्टेप में दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको लिखने में, लाइक अगर मैं इधर भी 1 ऐड कर दूँ और इधर भी 1 ऐड कर दूँ तो ये दोनों फाइनली इक्वल ही हो जाएंगे। किसी इक्वल में कोई इक्वल वैल्यू ऐड करोगे तो फाइनल वैल्यू भी इक्वल ही होगा। यही कहना चाह रहा है सेकंड पोस्टुलेट। अगर अल्फ़ाबेट के टर्म में देखो, अगर A B के इक्वल है तो अगर हम इधर C ऐड कर दें और इधर भी C ऐड कर दें, देन दिस आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये एक एक्सियोम है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, बट दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, अब आगे बात करते हैं। इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, है ना, फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यार इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो इक्वल आपस में इक्वल है तो 3 और इज इक्वल टू 3 ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर कोई इक्वल वैल्यू दोनों तरफ हम माइनस करते हैं तो देखो, -1 इधर भी कर देते हैं, -1 इधर भी कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी आपस में इक्वल ही होगा। यही है, एंड दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका कोई प्रूव नहीं है, बट दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। यही है हमारा एक्सियोम नंबर 3। ओके, एक्सियोम नंबर 4 कहता है थिंग्स दैट कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसका एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 2, है ना, तो एक और दूसरा सर्कल है, इसका भी रेडियस है 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यही कहना चाह रहा है हमारा 4th एक्सियोम्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। जो होल होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है पार्ट से। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, ये एक क्या है, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, लाइक दिस। इसके अंदर पानी भरा है, कितना मान लेते हैं 100 लीटर पानी भरा हुआ है। अब इसको अगर मैं तोड़ दूं, है ना, इसको अगर मैं छोटे छोटे ग्लास, अब उस टंकी से पानी को मैंने ग्लास में निकाल लिया, एक ग्लास में मैंने उस पानी को निकाल लिया। ठीक है, यानी उसको इस 100 लीटर को मैंने 10 पार्ट में कर दिया, 10 ग्लास में निकाल लिया। 100 लीटर को एक ग्लास में 10 लीटर है, एक ग्लास में 10 लीटर है, इस तरीके से इंटू 10 कर लो तो हो जाएगा लाइक दैट। ठीक है, 10 लीटर है। तो जो होल है ना,
जो 100 लीटर है ये ऑलवेज ज़्यादा होगा ये पार्ट से, 10 लीटर के एक ग्लास से। यही कहना चाह रहा है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सियोम नंबर 6। एक्सियोम नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि थिंक दैट आर डबल टू द सेम थिंक आर इक्वल टू वन अनदर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो x और y आपस में इक्वल हैं, नॉट x का डबल, यानी x का डबल अगर y के इक्वल हैं और x का डबल अगर z के भी इक्वल हैं, देयरफॉर जो y है वो z के इक्वल हो जाएगा। अगला एक्सियोम यही कह रहा है, थिंग्स आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर किसी वैल्यू का डबल y के इक्वल है और किसी सेम वैल्यू का डबल z के भी इक्वल है, देन y और z आपस में इक्वल होगा। यही हमारा 6th एक्सियोम है। अगला है, थिंग्स दैट आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेम चीज अगर किसी का हाफ y के इक्वल है और यही सेम चीज z के इक्वल है हाफ, ठीक है, देन y z के इक्वल होगा। यही है हमारा 7th एक्सियम एंड दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको झुटलाया नहीं जा सकता है और ना ही इसका कोई प्रूफ है। ठीक है, ये कुछ 7 एक्सियोम है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ ही पता चला, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका कोई प्रूफ नहीं है बट यूनिवर्सल ट्रूथ है वो चीज़, है ना, उसको हम अपन को मानना ही पड़ेगा, है ना। अब जैसे कितना भी कह लो भगवान नहीं है, फिर भी मानने वाले लोग तो भगवान को मानते ही है ना, भगवान तो है, इट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, लाइक दैट, है ना। तो वही होता है हमारा एक्सियोम। ये कुछ मैंने आपको मैथमेटिकली एक्सियोम्स को समझाया है, वैसे तो बहुत टाइप के एक्सियोम होते हैं बट मैथमेटिक्सली ये कुछ मैंने 7 एक्सियोम आपको बताया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं यूक्लिड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। और ये जो है ना एप्लीकेबल फॉर जियोमेट्री ओनली। ठीक है, जहाँ भी ज्योमेट्री वाले टॉपिक्स आते हैं वहाँ पे हम पोस्टुलेट्स आपको देखने को मिलेगा। आप कोई भी ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ लो, लाइंस पढ़ लो, ट्रायंगल पढ़ लो, सर्किल पढ़ लो, कोई भी ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको पोस्टुलेट्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो जो पोस्टुलेट है वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में ही काम आते हैं, बाकी और कहीं पे काम नहीं आते हैं। ठीक है, सो पोस्टुलेट आर द यूनिवर्स, ये भी एक तरीके का यूनिवर्सल ट्रूथ है एंड डेट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, जिसे जरूरत नहीं है प्रूव करने की। यूक्लिड्स यूज द टर्म पोस्टुलेट फॉर द एजप्शन दैट वेयर स्पेसिफाइड टू द ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, यस ये पॉसिबल है। अगर एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है तो इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, इट इज़ पॉसिबल एंड इट कैन बी ड्रॉ। ओके, तो यही है हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट कहता है, अब इसका कोई प्रूफ दोगे क्या, है ना। दूसरा पोस्टुलेट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। लाइक एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, तो ये इस लाइन को अपन इस तरीके से एरो से दिखाते हैं। एरो का मतलब दोनों तरफ क्या है, इसको अपन जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर एक टर्मिनेटेड लाइन है तो उसको अपन इनडिफिनेटली इधर भी इनफाइनाइट में अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरफ भी हम इनफाइनाइट में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका कोई प्रूफ नहीं है, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा पोस्टुलेट नंबर 3। ये क्या कहता है, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्क्राइब अ सर्किल विथ एनी सेंटर और रेडियस। ठीक है, आप किसी एक सेंटर से आपको एक सेंटर चाहिए, लाइक दिस इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, और एक रेडियस की हेल्प से, एक रेडियस की हेल्प से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। यस, एक सेंटर और एक पर्टिकुलर रेडियस की हेल्प से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। यस, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं ड्रॉ, है ना। सो दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 3। अगला है पोस्टुलेट नंबर 4। क्या कह रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो ये एक राइट एंगल है, ये क्या है 90 डिग्री है, ये इक्वल होगा इस तरीके के 90 डिग्री के भी, और ये इक्वल होगा ये इक्वल होगा इस तरीके के भी 90 डिग्री के, है ना। ये इक्वल होगा इस तरीके के भी 90 डिग्री। सब
भले शेप इधर इधर हो उधर हो उधर हो, 90 डिग्री है तो सब आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यही है हमारा पोस्टुलेट नंबर 4 एंड दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, दे हैव नो प्रूफ, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना। अगला है पोस्टुलेट नंबर 5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है यार, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट यही है। क्या कह रहा है कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, देखो जैसे अगर कोई स्ट्रेट लाइन है वो फॉल कर रहा है किसी दूसरे लाइन पे, इंटीरियर एंगल डेट टुगेदर मेजर लेस देन द राइट एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ इट, देन द टू स्ट्रेट लाइन व्हेन प्रोड्यूस इंडिफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल, ठीक है। क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइक दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M। इस पे अगर कोई तीसरा लाइन आ जाता है, लाइन Q, है ना, तो अगर इन दोनों का सम इस तरफ, मान लो ये X एंगल है और ये Y एंगल है, ये A एंगल है, ये B एंगल है, अगर ये किसी भी दोनों इस तरफ ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, फॉर एग्जाम्पल अगर x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी, ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू दोनों को जोड़ने पे अगर वैल्यू दो राइट एंगल के कम, दो राइट एंगल यानी 90 90 80 180 से कम रहता है ना, x प्लस दोनों एंगल को दोनों इंटीरियर एंगल को एक तरफ के दोनों इंटीरियर एंगल को के सम अगर 180 डिग्री से कम होता है, देन उस तरफ अगर हम दोनों लाइन को एक्सटेंड करें तो वो लाइन कहीं ना कहीं मीट करेगी, यही है, ठीक है। अगर a प्लस बी अगर इस तरफ होता, अगर a प्लस बी का सम 180 से कम होता, इट मीन्स इस तरफ की जो लाइन है ये कहीं ना कहीं मीट करती, बट हियर एक ही ऐसा केस होगा, या इस तरफ का एंगल या इस तरफ का एंगल, ठीक है। यही है हमारा पोस्टुलेट नंबर 5, और इस पोस्टुलेट को अपन पैरेलल पोस्टुलेट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलो यार, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। इस सेशन में एक्सरसाइज 5.1 को हम खत्म करेंगे, और जो इसका सेकंड सेक्शन होगा, हमारा सेकंड लेक्चर बनेगा, उसमें 5.2 एंड चैप्टर खत्म। तो देखो यार, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सरसाइज 5.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, ये आपको बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने अगर आप अपने स्टेटमेंट का रीजन भी आपको बताना है, क्यों ट्रू और क्यों फॉल्स होगा, ठीक है। तो देखो यार, पहला देखते हैं इसका। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, इज इट यस और नो? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि फ्रॉम वन पॉइंट देयर वाज infinite number of line passes, ठीक है। एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है? एक लाइन हो गई, ठीक है, उसके बाद 2 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। सो स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नो। और इसका स्टेटमेंट रीजन क्या दिया? बिकॉज फ्रॉम वन पॉइंट देयर वाज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासेस, ठीक है। अगला है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं क्या? ये भी स्टेटमेंट जो है, ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? अच्छा, ये इसको यहाँ पर ट्रू फॉल्स पूछा है ना, तो यहाँ पे फॉल्स लिखो, ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों भाई? because from 2 distinct point only one line passes, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो इन दोनों से पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है? तो ये रही एक लाइन, है ना। इसके अलावा और कोई कंडीशन बन सकता है क्या? दोनों लाइन से दोनों पॉइंट से कोई लाइन जाए, कोई और कंडीशन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन क्रॉस करेगी, याद रखना। अगला है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनडिफिनिटली ऑन द बोथ साइड। अभी ये है एक्सियोम का है, एक्सियोम नंबर 3 या 4 था, है ना, कि अगर एक टर्मिनेटेड लाइन है तो उसको हम दोनों तरफ
इनफाइनाइट क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये है ट्रू, बिकॉज ऑफ लिख देना एक्सियोम करके, ठीक है। अगला है ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ये भी एक्सियोम है, ट्रू। ये भी हमने जो एक्सियोम पढ़ा था, कौन सा एक्सियोम पढ़ा था मैं आपको दिखाता हूँ। अगर दो सर्कल, ये वाला, थिंक डेट कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, देन देयर रेडियस आर ऑल्सो इक्वल। तो ये रीजन आप लिख देना, ठीक है, वो है जो हेडिंग थी उसकी, वही लिख देना। अगला है फिगर देखो, इन फिगर 5.9 इफ ए बी पी क्यू के इक्वल है, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ऑफकोर्स ये भी ट्रू है। रीजन क्या लिख देना इस तरीके से, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, इट मीन्स ए बी is also equal to xy because of axiom of Euclid geometry। ठीक है, क्या मस्त था क्वेश्चन, सॉल्व हो गया सारे क्वेश्चन, है ना। चलिए ये तो हो गया, अब अपन आगे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्या कह रहा है कि गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। सबके लिए डेफिनेशन आपको बताना है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। जैसे कुछ कभी कभी होता है ना, किसी पॉइंट, किसी वर्ड को डिफाइन करना है तो उसके लिए एक और वर्ड की हेल्प लेनी पड़ती है। होता है कभी कभी ना, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए कुछ दूसरे वर्ड्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऐसा कोई, इनमें से ऐसा कोई है क्या, है तो वो कौन सा वर्ड है जिसको अपन और उसको किस तरीके से डिफाइन करोगे, ये बताना है। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन का डेफिनेशन बताना है। पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होता है भाई, इसका डेफिनेशन बताइए। तो देखो यार, इसको बता रहा हूँ, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between any two line are constant at all place then the lines are parallel, है ना। मतलब पैरेलल लाइन क्या था, ये एक लाइन और ये एक लाइन। अब यहाँ पे देखोगे तो भी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ देखोगे तो भी यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ देखोगे तो भी 90 डिग्री बनेगा। मतलब हर पॉइंट पे 90 90 90 बन रहा है दो लाइन के बीच में। इसका मतलब वो दोनों लाइन जो हैं, लाइन L और लाइन M जो है वो क्या है, वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। हो गया डेफिनेशन। अगला है हमारा परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। परपेंडिकुलर लाइन के बारे में आप बताना है, बताइए भाई। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, इफ टू लाइन intersect each other at 90 degree then these lines are perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाएंगे। हो गया। थर्ड चलते हैं। कैसे यार, मान लो कि ये एक लाइन है और ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया या क्रॉस किया, तो इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन और L और M जो दोनों लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। L इज परपेंडिकुलर टू M, है ना, लाइक दिस। यहाँ पे था L इज पैरेलल टू M, ठीक है, ये पैरेलल का साइन है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। ओके। थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई, इसको डिफाइन कीजिए। तो देखो लाइन सेगमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है। लाइन सेगमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट to another point
इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट, है ना। अब एक मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मान लो ये ए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चालू करूँ, दूसरे पॉइंट तक जाऊं, तो ये क्या है, ए बी क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, है ना। चलिए ये हो गया। अगला है रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। चलिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल 4th नंबर है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है भाई, क्या होता है। सो इट इज अ डिस्टेंस, it is a distance between center of a circle to any point laying on the circle। यही तो होता है आपका रेडियस। क्या, अगर एक सर्कल है ना, तो सेंटर से ये जो सर्कल के किसी इस पॉइंट को ले लो, चाहे इस पॉइंट को ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसी को तो रेडियस कहते हैं अपन, है ना। यही हुआ रेडियस ऑफ सर्कल। अगला है स्क्वायर। स्क्वायर को 5वां नंबर है। स्क्वायर क्या होता है यार, स्क्वायर को डिफाइन कीजिए। तो यार स्क्वायर का तो बड़ा अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हो। क्या, कैसे डिफाइन कर सकते हो, खुद ही सोचो। अ स्क्वायर इज क्या है स्क्वायर, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। 4 साइड वाला फिगर जो क्लोज्ड हो उसको ही तो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सो अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल टू each other and the adjacent sides making angle of 90 डिग्री, है ना। जैसे ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, तो ये जो स्क्वायर मैंने बनाया, इस स्क्वायर की सारी ये साइड सब आपस में इक्वल होंगे, और 2 एडजेसेंट साइड, है ना, लाइक ये एक साइड ये और एडजेसेंट यानी पड़ोसी, ये और ये दोनों एडजेसेंट साइड जो है वो आपस में 90 डिग्री बनाते हैं पूरे तरफ, है ना। दैट इज द स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 3 करते हैं। क्या कह रहा है, कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो, ठीक है। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B, there exists a third point C which is in between A and B. There exist at least 3 points that are not on the same line. Do this postulate contain any undefined terms? Are this postulate consistent? Do they follow from equivalent postulates or not? Explain करना है इस चीज को। तो देखो यार, ये दोनों जो पोस्टुलेट लिखा है ना, ये क्या बोला है कि ये 2 पोस्टुलेट हैं। ये दोनों जो पोस्टुलेट लिखा गया है, पोस्टुलेट 1 एंड पोस्टुलेट 2, इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो अनडिफाइंड हैं, ठीक है, अनडिफाइंड है। क्यों भाई, क्योंकि हमने जो पोस्टुलेट पढ़ा है और क्या बोला, क्या ये इक्विवेलेंट पोस्टुलेट से मैच करते हैं, तो नहीं करते। हमने जो 5 या 6 आई थिंक टोटल 6 पोस्टुलेट जो पढ़ा है, उन 6 पोस्टुलेट में से एक भी पोस्टुलेट को ये डिफाइन नहीं करता। सो दिस 2 पोस्टुलेट्स आर अनडिफाइंड एंड दे आर नॉट फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड पोस्टुलेट, ठीक है। ये रीजन लिखना होगा। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है। तो यार देखो, हमने ऐसा कुछ पोस्टुलेट पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि अनकंसिस्टेंट है। बट दिस इज ट्रू, है ना, ये एक एक्सियोम है, ये पोस्टुलेट नहीं है, ये एक एक्सियोम है। क्या है भाई, पहले कह रहा है गिवन 2 पॉइंट, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो मान लो दिस इज पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है। तो ये लाइन ड्रॉ किया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में इसी लाइन पे एक तीसरा पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है इस 2 पॉइंट के बीच में काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं। ये क्लास 7-6 में पढ़े होगे, 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन पे काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। तो ए और बी एक लाइन है, तो उस लाइन पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जो सी पॉइंट है वो उन दोनों के बीच में हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, दिस इज एक्सियोम, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। और दूसरा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 पॉइंट हो बट दे हैव नॉट इन स्ट्रेट लाइन, ऑफकोर्स हो सकता है। तो देखो ये ए हो गया,
ये इधर थोड़ा सा सी हो गया और इधर थोड़ा सा बी हो गया, तो अगर ए बी को जुड़ा है तो ये तो जुड़ गया, बट ये सी थोड़ा सा अलग है। क्या ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है क्या कि 3 पॉइंट हों बट आपस में तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में ना हो? ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। दिस इज एक्सियोम एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। तो इसमें रीजन क्या लिखोगे कि दिस टू पोस्टुलेट आर दे हैव मेनी अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है, एंड दिस टू पोस्टुलेट्स आर नॉट फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, ठीक है। कंसिस्टेंट की बात करें तो वी डोंट नो अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ दैट टू पोस्टुलेट बिकॉज दिस आर नॉट एक्चुअली फ्रॉम द यूक्लिड पोस्टुलेट, ठीक है। उसके बाद रीजन लिख देना, दिस आर द एक्सियोम, ठीक है। वी कैन कंक्लूड दिस टू पोस्टुलेट एज अ एक्सियोम, ठीक है, करके आप लिख दो ना, काम खत्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, इफ पॉइंट सी लाइज बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाई ड्रॉइंग द फिगर। ओहो, ड्रॉइंग करके फिगर को समझाना है ये चीज। तो देखो यार, बहुत अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यार, डायग्राम के साथ बताना, तो मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा। एक पॉइंट बनाता हूँ, इसको नाम देता हूँ ए, और दूसरा पॉइंट बनाता हूँ यहाँ पे, जिसको नाम देता हूँ बी। इन दोनों लाइन से दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, और बीच में एकदम सेंटर पे दे देता हूँ सी पॉइंट। अब कह रहा है कि हियर गिवन है, क्या गिवन चीज गिवन दिया हुआ है, गिवन है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ए सी जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, हमको ये प्रूफ करना है। सो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज गिवन दिया हुआ है। तो अगर मैं दोनों तरफ ए सी लिख दूं, इधर भी ए सी ऐड कर दूं और इधर भी ए सी ऐड कर दूं, क्यों मैंने ऐसा किया, बिकॉज ऑफ ये एक एक्सियोम है, कौन सा, इक्वल्स आर एडेड ऑन बोथ साइड। मैं हट जाता हूं यहां से, ऑन बोथ साइड आर इक्वल, एक एक्सियोम है। इक्वल्स, अगर हम कोई इक्वल वैल्यू दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जो वैल्यू ऑल्सो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे ए सी प्लस ए सी क्या हो गया, 2ac हो गया, विच इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, है ना ये। नाउ वी नो डेट नॉट हियर अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग बी सी दिस एंड प्लस दिस, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, ये दोनों मिलके बनेगा ए बी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से, बिकॉज बी सी प्लस ए सी ए बी के इक्वल हैं, तो यहाँ पर बी सी प्लस ए सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, सो 2ac इज इक्वल टू ए बी लिख सकता हूँ। देयरफॉर ac इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यही तो प्रूफ करना था, जो कि हो गया, है ना। बस इतना सा करना है, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज 5.1। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रीवियस हमने किया है, पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। यस, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। जितने भी लाइन सेगमेंट होते हैं, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, ठीक है, ये इनका जो सेंटर होता है वो ऑलवेज मिड, एक मतलब इसका भी एक, जाहिर सी बात है, अगर ये 4 सेंटीमीटर का लाइन है तो इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा, 2 सेंटीमीटर पे आएगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर का लाइन है तो इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा, 1 सेंटीमीटर पे आएगा। तो मिड पॉइंट क्या एक ही होते हैं, ये एक एक्सियोम है, किसी भी लाइन सेगमेंट की जो मिड पॉइंट जो सेंटर वो एक ही होगा, है ना। ये एक एक्सियोम है, इसको प्रूव करके बताना है भाई यार, इसी स्टेटमेंट को आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यार, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो अपन एज्यूम कर लेते हैं ना, लेट देयर बी अ 2 मिड पॉइंट। हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि हर लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, तो हम ऐसा मान लेते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं कि लेट देयर बी अ 2 मिड पॉइंट। एक लाइन है जिसका 2 मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर गलत होता है तो हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है ना। तो 2 मिड पॉइंट, एक को ले लेते हैं C और एक ये दे देते हैं D। हम मान लेते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका 2 मिड पॉइंट है ना। नाउ इफ
C is a mid point, let there be a two midpoint C and D, इस तरीके से. If C is a midpoint of AB, अगर हम C को मिड पॉइंट मानते हैं AB का, देन इक्वेशन क्या बनेगा, AC जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट हमने माना है. अगर मैं दोनों तरफ AC प्लस AC ऐड कर दूं, इधर भी और इधर भी मैं AC ऐड कर दूं, रीजन लिखूंगा इक्वल्स आर एडेड, इक्वल्स आर एडेड, एक्सियोम है ना, इक्वल्स आर एडेड, ठीक है, ये वाला रीजन पता है ना, ऑन बोथ साइड आर इक्वल, ये रीजन तो पता ही होगा आपको, है ना. तो ये AC प्लस AC क्या हो गया, ये हो गया 2AC, और विच इज इक्वल टू BC प्लस AC. तो ये क्या है, ये देखो BC और ये क्या है AC. तो BC प्लस AC को क्या लिख सकते हो, टोटल AB लिख सकते हो, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं AB. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है ना, और रीजन लिख देना, दैट इज BC प्लस AC इज अ AB. नाउ इफ D इज अ मिड पॉइंट, अगर आप D को मिड पॉइंट लेते हो, इफ D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, देन इस केस में AD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BD के. AD जो है वो BD के इक्वल हो जाएगा. तो अगर मैं दोनों तरफ AD ऐड कर दूं, AD इधर भी ऐड कर देता हूं और AD इधर भी ऐड कर देता हूं, है ना, और रीजन यही लिख देते हैं, यही रीजन लिखते हैं, है ना, यही रीजन लिख दिया कि इक्वल्स आर एडेड ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पे 2AD हो जाएगा, और ये BD प्लस AD क्या हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा, चूंकि BD प्लस AD जो है वो AB के इक्वल हो जाएगा, है ना. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. क्लियर हो गया इतना. नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या होगा, 2AC इक्वल हो जाएगा 2ED के. इट मीन्स 2 कैंसिल, तो AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, है ना. और बच्चा लोग ये चीज़ तभी पॉसिबल है, ये चीज़ AC इज इक्वल टू AD ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली, ये तभी पॉसिबल है व्हेन पॉइंट C and D आर अ सिंगल पॉइंट. ठीक है, जो C है और D है दोनों सिंगल पॉइंट होगा, तभी ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो सही है. चूंकि यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, सो एजप्शन वाज रॉन्ग. एजप्शन क्या है, हमारा जो एजप्शन था वो रॉन्ग था. हेंस देयर वाज ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ अ एनी लाइन सेगमेंट. ठीक है, देयरफॉर किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है. ये इतना बड़ा रीजन था, आप इसको नोट कर सकते हो. ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 5.1 का अगला हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6. एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लगाने वाले हैं. इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा और ये एक्सरसाइज हमारा खत्म पूरी तरीके से. ठीक है, सो देखो इन फिगर 5.10 AC जो है, देखो ध्यान से, AC जो है यानी दिस किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, BD के इक्वल है. देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD. AB जो है वो CD के इक्वल है, आपको प्रूव करके बताना है. तो देखो स्टार्ट करते हैं. क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BD, AC BD के इक्वल है ना. तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस कर दूं, ये बीच वाला जो है BC दोनों तरफ माइनस कर दूं और यहाँ पे लिख दूं इक्वल आर, ये एक्सियोम है, इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड आर इक्वल, ये एक एक्सियोम है ना. तो AC, अब AC में से BC गया तो क्या बचेगा, AB बचेगा, और BD में से BC गया तो क्या बचेगा, CD बचेगा. यही तो प्रूफ करना था. हेंस
प्रूव्ड। बस इतना ही सा काम करना था, क्वेश्चन खत्म। ओके, तो बस इतना ही सा करना है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, होता है यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। आगे चलते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम करने वाले हैं। नाउ व्हाई इज एक्सियोम 5 जो है इज इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। ध्यान देना, ये फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये फिफ्थ एक्सियोम के बारे में पूछ रहा है। और क्यों फिफ्थ एक्सियोम जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ में कंसीडर किया जाता है, क्यों जल्दी बताओ। वैसे एक्सियोम तो जितने हैं वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ में ही कंसीडर होता है, लेकिन फिफ्थ, स्पेशली फिफ्थ के बारे में बताइए, क्यों करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक बताइए। तो फिफ्थ एक्सियोम है क्या? फिफ्थ एक्सियोम क्या है भाई, पहले ये देखो। फिफ्थ एक्सियोम हमने क्या पढ़ा था कि होल आर ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट, है ना। जो होल होता है वो हमेशा बड़ा होता है पार्ट से, हमने ये पढ़ा था फिफ्थ एक्सियोम में। तो देखो यार, इसको एक्सप्लेन अपन दो केस से कर, दिस इज और एक्चुअली दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको प्रूव करने के लिए हम दो केस लेंगे। फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली बता रहे हैं। एग्जाम्पल, लेट T, दिस इज T, रिप्रेजेंट द होल क्वांटिटी। T जो है वो होल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड A, B एंड C रिप्रेजेंट पार्ट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर T इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, एंड हियर वी कैन सी दैट T is always greater than A or B or C individually, क्योंकि तीनों से जुड़ के बना है ना T, A प्लस B प्लस तीनों से जुड़कर T बना है, तो ये इंडिविजुअली A, B और C कैसे इससे ज्यादा हो सकता है, हो ही नहीं सकता। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। सो T इज ऑल, सो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, ये इसका फंडा है। अब मैं आपको सेकंड केस से समझा रहा हूं। सेकंड जो केस है इसको लेते हैं, लेट अस कंसीडर द कॉन्टिनेंट एशिया। ठीक है, देन लेट अस कंसीडर अ कंट्री इंडिया। नाउ we know that India is a part of Asia. So Asia is always greater than a individual country like India, है ना, and this is universal truth. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैंड मार्क या लैंड स्पेस के अकॉर्डिंग देखते हैं, आप और भी किसी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू स्पेस की बात करें तो भी, तो ये दो तरीका है इस एक्सियोम को समझाने का। आप कोई भी मेथड इसको एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हो, या कोई पूछता है तो आप उसे समझा सकते हो किसी भी मेथड से। ठीक है, सो यार आज के लिए बस इतना ही। पूरा एक्सरसाइज हमने खत्म करा दिया, एक एक क्वेश्चन डिटेल में विथ स्टेटमेंट के साथ मैंने कराया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये चैप्टर काफ़ी इजी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 हमारा खत्म हो चुका है, एक एक्सरसाइज और बचा है, चैप्टर खत्म। परसों हमारी वीडियो आएगी लगभग दोपहर में 12 बजे के आसपास, देन ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, कीप इनसाइड यार, सेफ रहो, बच के रहो।